तरीके से आपने भी जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर अमन जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि भारत 40 अन्य देशों से भी बातचीत में लगा हुआ है, यानी कि भारत अब नए बाजार को तलाशने लगा है। तो ऐसे में अमन जी ये माना जाए साफ तौर पर भी, जिस तरीके से भारत अब नए बाजार तलाश रहा है, भारत जो अमेरिका के ऊपर निर्भरता है उस निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म करने में लगा हुआ है। नहीं, आपने ठीक कहा। ये भारत ने ऑलरेडी पिछले 4-5 सालों में शुरू कर दिया था अलग अलग चीज़ों। जैसे हमने अगर हम ऑयल देखें, पहले हम इराक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे जब सद्दाम हुसैन साहब होते थे। उसके बाद जो है हम डिपेंड होके सिर्फ ईरान और इराक से ईरान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। अब जो हमारा ऑयल पूल आता है वो अलग अलग देशों से आता है, सिर्फ एक से नहीं आता है। रशिया से भी लेते हैं और से भी, साउथ ईस्ट एशिया से भी लेते हैं और जगह। इस तरीके से भारत की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी रही है उसमें अब जब से पीयूष गोयल जी ने टेक ओवर किया है उसके बाद से चेंजेस आए हैं। कुछ जो है बढ़ोतरी, अलग अलग देशों के साथ हम ट्रेड की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, बाइलैटरल एग्रीमेंट्स बड़े सारे, एफटीएस बड़े सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कल आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो इस एससीओ मीटिंग चल रही है उसमें म्यांमार के साथ एक बाइलैटरल एग्रीमेंट साइन होगा और भी कुछ देशों के साथ बाइलैटरल एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। ये देखना जरूरी नहीं है कि छोटा देश है या बड़ा देश है, ये देखना जरूरी है कि कौन हमारे देश के साथ काम करके हमारे लोगों को बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सकता है, कौन हमारे सामान को, मेक इन इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वापस लेके जा सकता है जैसे पहले एक समय में हुआ करता था। मेरे विचार में ये एक जो सोच है, पहले मेक इन इंडिया वर्ल्ड मार्केट की बात है, ये एक क्लियर है। और हिंदुस्तान की छवि, चाहे वो हिंदुस्तानियों ने 60s, 70s, 80s में वहाँ पे पढ़ाई करने के जाते या एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, आप किसी देश में जाएं, किसी प्रांत में जाएं, किसी छोटे से छोटे शहर में जाएं, वहाँ पे देखेंगे आप कोई हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। हमारे जो पंजाबी लोग हैं उन्होंने खोल रखा है, साउथ इंडिया के लोग हैं उन्होंने, गुजराती लोगों ने खोल रखा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने एक कनेक्ट बना रखा है। पहले हम मैथमेटिशियंस के नाम से जाने जाते थे, फिर IT एक्सपर्ट्स के नाम से जाने लगे। इस समय जो है ट्रेड एक कॉम्पोनेंट है जो एक कंपोनेंट करना चाहता है। एक समय था 70s, 80s, 90s के अंदर कि कोई भी कंपनी जो सेटअप होती थी, टेक्नोलॉजी की कंपनी सेटअप होती थी, अगर उसकी टीम में एक इंडियन नहीं है तो उसको टीम को पूरा नहीं माना जाता था। इस समय अगर किसी कंट्री के पोर्टफोलियो में इंडिया नहीं है तो उस पोर्टफोलियो को वो लोग कंप्लीट नहीं मानते हैं। बिकॉज हिंदुस्तान ने ये क्लियर दिखाया है कि जो जो कंपनियां यहाँ पे आई हैं उन्होंने मुनाफा कमाया है। एयरबस जैसी कंपनी जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करती है, वो फ्रांस की डिफेंस कंपनी है, उसको वो ओन करती है उसको, उन्होंने यहाँ पे आके एयरबस बनाया, बेच रहे हैं बाहर, वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल में देखें, टेट्रा पैक जैसी कंपनी जो स्वीडन की कंपनी है, वो पूरे मार्केट का 98% पैकिंग इंडस्ट्री उसके पास होल्ड करे, वो मेजर मुनाफा कमा रही। तो सिर्फ ये सोचें कि आज मुनाफा बनेगा, ये नहीं, कंसिस्टेंसी है, दशकों तक जो है कंसिस्टेंसी मिलती है एक कंपनी को, और वो मुनाफे की वजह से हम FDI फ्लो देखेंगे करीबन 7.5 से 8 बिलियन डॉलर महीने के प्रति हमारे पास क्रेडिट इनफ्लो आ रहा है। जबकि कोरोना काल में और पिछले 4-5 सालों में यूरोप में भी देश बुरा हाल है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से है, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं कंट्रीज, हिंदुस्तान में निवेश कर रहे हैं। तो एक ये चीज देखते हुए मेरे विचार में ट्रेड को बूस्ट मेरे ख्याल से मिलेगा। और जिस तरीके से भारत सरकार की नीतियां चल रही हैं, और मैं जैसे कहना चाह रहा था, GST में भी मोदी जी ने अभी पिछले हफ्ते ही कहा कि हम चाह रहे हैं कि कुछ रैशनलाइजेशन किया जाए और उसको किया जाए। अगर मोदी जी पेट्रोल के दाम को भी GST में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में कितनी कमी आएगी, उससे वर्ल्ड का कोई भी टैरिफ मीट नहीं कर सकता। एकदम से रिलीफ भारत सरकार को, भारत को और भारत के निवेशकरों को मिलेगा, एक आम आदमी को मिलेगा अगर वो ले आते। जैसे अरुण जेटली जी ने अपने शुरू में जब GST लॉन्च करना है तब कहा था कि हम पेट्रोल को और डीजल को लेके आएंगे, पर ये स्टेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि स्टेट इन्वॉल्व होती हैं तो वो लाना नहीं देना चाहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है GST के दायरे में ला पाए। पर अगर वो ला पाए और GST रैशनलाइज कर पाए, GST कलेक्शन 1.96, 7.5% ग्रोथ इस जुलाई के अंदर देखी गई है, कहीं फॉल नहीं हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वीजाज के अंदर रिलैक्सेशन किए जा रहे हैं, रिलीफ्स आ रहे हैं। तो मेरे विचार में एक पॉजिटिव एंगल देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छा समय हिंदुस्तान के लिए अगले 2-3 साल में निकल के आएगा। जी ठीक है सुधाकर जी, दूसरी ओर एक रिपोर्ट ये भी इस बीच निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं और
पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। वो बात ये कि ट्रंप ने जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, वो टैरिफ लगाने का रीजन ये है कि भारत ने सहयोग नहीं किया कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल पाए, उसकी तरफदारी भारत ने नहीं की। इस वजह से ट्रंप नाराज हुए, इस वजह से उन्होंने भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ऐसे में दूसरी ओर एक गौर करने वाली बात सुधाकर जी ये भी है कि जहां ट्रंप नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को रुकवाया और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रुकवाने में मैं अहम भूमिका निभा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच सुधाकर जी एक अहम बात ये कि लगातार यूक्रेन को अगर कोई पीठ पीछे हथियार सप्लाई कर रहा है कि ये लीजिए बंदूक, ये लीजिए गोले, आप दागिए रूस के ऊपर। आपका जो सवाल है अभिषेक, अच्छा सवाल है जी। घूम फिर के वो रशिया यूक्रेन लड़ाई पे आके खत्म हो जाता है। जी। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जवाब देने के लिए। देखिए, हमें वेस्टर्न अलायंसेस को शीशा दिखाना, मिरर दिखाना निहायत आवश्यक है। हिंदुस्तान वो नहीं रहा जो 27 में या 62 या 65 या 71 या 1991 में हमारा स्थिति था। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आज 2025 की बात कर रहे हैं। हाँ, स्लो हुआ है जरूर, लेकिन हम प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव किए हैं। हमें लग गया करीब करीब कितना 60 इयर्स। 2007 को 1 ट्रिलियन बना था, 2014 को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा जीडीपी बना, उसके बाद 2019 तक 3 बन गया था, उसके बाद 2024 तक आपका 4 ट्रिलियन हो गया था। तो ये स्लो हुआ है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही तेजी से ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न अलायंसेस को याद दिलाना पड़ेगा। 9 फरवरी 1990 में जेम्स बेकर, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी थे, वो आए थे मिखाइल गोर्बाचेव साहब को मिलने के लिए मॉस्को में। क्या था उस समय? ये बात चल रही थी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को, उनका दीवार को तोड़ के दोनों को रीयूनिफाई किया जाए। मिखाइल गोर्बाचेव का एक कंसर्न था कि भाई अगर आप उसको जोड़ दोगे, इसी तरह बाकी भी जोड़ेंगे, आपका एक्सपेंशन होते रहेगा पूर्व की तरह। तो उन्होंने उधर व्हाइट पेपर, आप गूगल करके देखेंगे, जगह जगह लाइब्रेरी किताब में देखेंगे, उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि नॉट एन इंच ऑफ एक्सपेंशन विल टेक प्लेस टू द ईस्ट। नेटो एक फोर्स था जो 1949 में उसको क्रिएट किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय 12 फाउंडिंग मेंबर थे और 1990 और 91 में जब ये बातचीत चल रही थी तब तक उनका 16 हो गए थे। 97, 98 तक ये बढ़ के 19 हो गए। और आज के दिन में ये जो नाटो ज्वाइन करने वाले हैं, जो एक्स ऑस्ट्रेलिया वार्सो पैक्ट के जो मेंबर कंट्रीज थे वो भी जोड़ गए हैं, उनको मिला के 32 हो गए हैं। आप ये कमिटमेंट और एश्योरेंस देने के बावजूद अगर इस तरफ आप करते जाएंगे, क्यों हो रहा है? आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ व्याख्या करना चाह रहा था। तो उसके नीचे पीछे एक छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, एक डॉक्ट्रिन है यूएस का, जो ओपन मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई किताबों में नहीं मिलेगा। वो डॉक्ट्रिन है क्या? 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने के बाद यूएसए they started celebrating inside, outside, every side। क्या सेलिब्रेशन क्या था कि अभी हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम यूनिटरी जो लीडरशिप है पूरा एकदम विश्व में पूरा कंट्रोल, पूरा काबू में लाएंगे। ये एक ऐसा देश है जिसके पास 790 से 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस है। बाय द वे, ये मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ऑल्दो चाइना इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। बट फैक्ट में ये कहना चाहता हूं, ये देश सूनर और लेटर, जब सर्बिया में एयर स्ट्रैपिंग होने लगा, चाइना और रशिया उसको ओपोज करते रहे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 97 की बात है ये, उन्होंने अंधाधुन 82 डेज के लिए उन्होंने एयर स्ट्रैपिंग किया। कोई कोई जगह आपको 79, एक्चुअली हुआ है 82 डेज, बिना मतलब वो स्ट्रैपिंग किए, लोगों को मारे उधर। बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि वही सुपर पावर अगर डिक्लाइनिंग स्टेटस जहां पे भी हो गए हैं, उधर वो हार के मुंह काला करके वापस आए हैं। कोई भी बात बताइए, ओसामा बिन लादेन को 11 साल तक ढूंढते रहे 9/11 के बाद, यही पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हुए वो आए थे। कहां मिला? पाकिस्तान एक ट्रेनिंग एकेडमी से 5 किलोमीटर दूरी या 11 किलोमीटर दूरी पे छुपा हुआ है अबुताबाद में। तो ये बोलने का मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज के दिन में जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उनको बताना जरूरी है कि भाई हमने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किए हैं आप लोगों ने। आपने इस तरफ आपके खुद के जो बुनियादी कमिटमेंट दिया गया था उसके बरखिलाफ एक्शन करते रहे। अगर हमारे देश के
पीछे श्रीलंका में आ जाए, या अमेरिका का मेक्सिको या कनाडा में कोई जाके मिलिट्री बेस बनाता है, क्या अमेरिका कंफर्टेबल फील करेगा? तो इसी तरह यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया has taken over the powers and the authority of the erstwhile superpower. उसको अगर आप एनसर्कल करने लगेंगे, ब्लैक सी में पूरा जाके उनके आप शिपिंग वेसल्स आके वो डोमिनेट करेंगे, अगर आप मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट करेंगे पोलैंड और सराउंडिंग एरियाज, पोलैंड हो गया, रोमानिया, ऑल दीज प्लेसेस, तो नेचुरली नो कंट्री इज गोइंग टू फील सेफ एंड सिक्योर. तो लड़ाई अगर शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी टू इट्स ओन पीपल, रशिया का सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल आया है, तब उन्होंने बोला काफी बार. 2008 को जब म्यूनिच में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बुश साहब ने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी. उससे पहले बिल क्लिंटन 1994 में ओपन डोर पॉलिसी को अलाउड एनकरेज किए थे. सेम जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप देने के लिए उस समय रशिया क्लियरली बोल दिया था, स्टॉप, यू आर क्रॉसिंग माय रेड लाइन. तब आपने ये सुनने के बाद, व्हाई गो दैट फार, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, हेनरी किसिंजर साहब, उन्होंने सबको बताया था कि सब कुछ करो लेकिन यूक्रेन का लड़ाई मत शुरू करना भैया, ये बहुत आपकी जो है ना, ये इट विल बी स्क्रैपिंग ऑफ, यू विल बी स्क्रैपिंग ऑफ योर फीट फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये उन्होंने वार्निंग दिया था. उन्होंने ये भी कहा था, टू बी एनिमी ऑफ यूएसए is actually very good, you're welcome, it's a very good development, but to be a friend of USA is very fatal. वो कहते हैं डेंजरस एनिमी जब बनते हो डेंजरस हो जाएगा, और आप जब फ्रेंड बन जाओगे वो फैटल हो जाएगा. उसका मीनिंग ये था, लड़ाई का शुरुआत तो आपने किए हैं, आप ही हथियार दे रहे हो यूक्रेन को, आप भड़का रहे हो, रशिया के खिलाफ सैंक्शन आपने इंपोज किए हो, अब हिंदुस्तान को कैसे आप रिस्पॉन्सिबल पकड़ सकते हो? जहां तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बात है, ये बचपन